नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड नंबर 10। ठीक है, जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था उसी के अंदर से हमने दोबारा शुरू किया कि स्लाइड नंबर 10 जिसके अंदर ट्रांजैक्शनल डाटाबेसेस को हम देख रहे हैं। पहले हमने जो देखा था कि हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारे पास रिलेशन डाटाबेसेस होते हैं, फिर आपके पास वेयर हाउसेस के अंदर डाटा पड़ा होता है, और थर्ड जो आपके पास डाटा आपके पास अवेलेबल होता है वो ट्रांजैक्शनल डाटा होता है। तो डेटाबेसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो टेबुलर फॉर्म में होता है, रिलेशन टेबल्स होते हैं। फिर हमने डाटा वेयर हाउसेस को देखा कि उसमें डाटा जो है वो प्री प्रोसेस करके वेयर हाउसेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। देन जो थर्ड डाटा वो आपका ट्रांजैक्शनल डाटा होता है, जो कस्टमर्स के परचेज का होता है, या फ्लाइट बुकिंग का, या यूजर क्लिक ऑन वेब, या कोई भी एनीथिंग इसको हम जिसपे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था, कोई एक आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, और उसको हम टेबल की फॉर्म में शो करते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्लाइड नंबर 10 में एक टेबल दिया गया जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी और लिस्ट ऑफ आइटम आईडीज दिए गए हैं। इसमें ट्रांजैक्शन आईडी जो वो ट्रांजैक्शन के नंबर हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं किसी एक भी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, वो लिस्ट ऑफ आइटम आईडीज जो है वो उन तमाम आइटम्स की आईडीज हैं जो कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो है वो उसका हिस्सा है। लाइक हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन 100 के अंदर आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 8 और आइटम नंबर 16 जो है वो परचेज की गई हैं। तो अगर कोई मैनेजर है, कोई डिसीजन मेकर है, वो ये देखना चाहता है कि विच आइटम्स वर सोल्ड टुगेदर। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्रिंटर्स आर कॉमनली परचेज टुगेदर विद कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हम सपोज आमतौर पर देखने में आता है कि जो प्रिंटर्स हैं वो कंप्यूटर के साथ आमतौर पर परचेज किए जाते हैं। यू कुड ऑफर सर्टेन प्रिंटर एज एट अ डिस्काउंट। तो अब ये एनालिसिस किया हमने कि कंप्यूटर के साथ प्रिंटर आमतौर पर खरीदे जाते हैं। तो हम वो जो ऑन शॉप ओनर है या वो डिसीजन मेकर है, वो कंप्यूटर की सेल को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, वो प्रिंटर के ऊपर कुछ सर्टेन डिस्काउंट ऑफर कर देगा ताकि जो उसके कंप्यूटर्स हैं उसकी सेल्स को बढ़ा सके। तो इस तरह से वो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगी, उन ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करने के बाद उसको पता चलेगा कि कौन सी आइटम्स हैं जो जिनको इकट्ठे जो है वो बिक रही हैं, कस्टमर जो है उनको इकट्ठा खरीद रहे हैं। तो एनालिसिस ये होगा कि प्रिंटर्स जो हैं वो आमतौर पर कंप्यूटर के साथ इकट्ठे जो बिक रहे हैं, ज़्यादातर ये ट्रांजैक्शन के अंदर ये 2 आइटम जो है वो इकट्ठे बिक रहे हैं। तो इस तरह से वो कंप्यूटर्स की सेल को बढ़ा सकते हैं, या कोई भी ऑफर लगा सकते हैं व्हाट्सएवर। वो अपनी शॉप की जो कोई भी बंदा जो है इस तरह का वो अपने शॉप की सेल को इंक्रीज कर सकता है या प्रॉफिट को वो इंक्रीज कर सकता है। इसी तरह अगली स्लाइड के अंदर, स्लाइड नंबर 11 के अंदर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास हमने डिस्कस किया कि आपके पास ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस होते हैं, डाटा वेयरहाउस होता है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। इसके अलावा और भी तरह का डाटा होता है जिनको यूजुअली हम इन 3 मेन कैटेगरीज के अंदर वो लाई नहीं करते हैं। जिसमें आपका होता है पहले जो डाटा है वो है टाइम रिलेटेड और सीक्वेंस डाटा। अब ये डाटा वो उन तमाम जो पिछले 3 मेन कैटेगरीज का डाटा था उनसे बिलोंग नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल डाटा, किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल डाटा है। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज डाटा है। सो फार जो भी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर किसी जो आपके डॉलर की, या अगर हम कह लेंगे उसकी प्राइसेस को देख लें, या हम कह दें कि कोई भी आपके यूनिट्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बाई या सेल की जा रहे हैं, तो उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वो क्या था प्रीवियसली, वो किस तरह वो
इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्लाइन हो रहे हैं, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में, इसी तरह टाइम सीरीज एंड बायोलॉजिकल सीक्वेंस डाटा, ये सारे के सारा टाइम रिलेटेड है कि आज क्या है, कल क्या था, परसों क्या था, उससे पिछले दिन क्या था, उससे पिछले दिन क्या था, इस तरह करते करते आपके पास फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स का डाटा भी आपके पास आ जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं टाइम रिलेटेड डाटा या सीक्वेंस डाटा, जो एक सीक्वेंस में चला आ रहा है। इसी तरह आपके पास डाटा स्ट्रीम्स भी होती हैं। डाटा स्ट्रीम्स जैसे आप सारों को पता है कि जितने भी आपके पास वीडियोस होते हैं जो ऑनलाइन चल रहे होते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट सोर्सेज, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो डिफरेंट सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, जितने भी कैमरेज लगे होते हैं, सिक्योरिटी कैमराज लगे होते हैं, उनसे जो वीडियोस आ रही होती हैं वो आपके सर्वेलेंस सिस्टम्स कहलाते हैं। अब उनकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो होती है वो आपके पास आ रही होती है, और उसके सेंसर्स का डाटा होता है, डिफरेंट सेंसर डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं, उनका डाटा एक आपके पास एक स्ट्रीम की फॉर्म में आ रहा होता है। तो ये सारे के सारे डाटा, सेंसर्स का डाटा या सर्वेलेंस सिस्टम का डाटा, ये कंटिन्यूसली ट्रांसमिट किया जा रहा होता है और आपके पास कंटिन्यूसली आ रहा होता है। तो ये एक स्ट्रीम की फॉर्म में आपके पास आ रहा होता है। इसी तरह आपके पास स्पेशल डाटा होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैप्स का डाटा है, जैसे गूगल मैप है, इस तरह बेशुमार और भी मैप की फॉर्म में जो डाटा है, ये भी एक डाटा की टाइप है, जो कि हमारे पास रियल लाइफ में अवेलेबल है। इसी तरह इंजीनियरिंग डिज़ाइन डाटा, जिसमें डिफरेंट बिल्डिंग का डिज़ाइन, उनके कंपोनेंट, डिफरेंट जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपके आईसी डिज़ाइन है, इन सारों का जो डाटा है वो भी आपके पास अवेलेबल है। इस तरह हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया डाटा, जिसमें डिफरेंट आपके पास वेब पेजेस होते हैं, जिसमें जिनमें टेक्स्ट पड़ा होता है, इमेजेस पड़े होते हैं, वीडियोस पड़े होते हैं, इसी तरह उसमें ऑडियो का डिफरेंट डाटा होता है। ये सारे का सारा हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया डाटा भी आपके पास अवेलेबल है। ग्राफ्स एंड नेटवर्क का डाटा, जिसमें आपके पास सोशल इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं। इसी तरह वेब में आपके पास बेशुमार मिकदार में, क्वांटिटी में आपके पास डाटा अवेलेबल है, जिसमें जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। अब ये वो डाटा हैं जो कि हमारे रियल लाइफ के अंदर अवेलेबल हैं, हमारे लिए अवेलेबल हैं, जिन के ऊपर माइनिंग परफॉर्म करके बेशुमार किस्म के पैटर्न्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और किए भी जा रहे हैं। हमने तो सो फार सच कुछ नहीं किया, लेकिन ये सारे के सारे जो डाटा है, ये इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है कि इसको अगर हम किसी एक टाइप ऑफ डाटा को भी पकड़ के अगर बैठ जाएं तो शायद हम हमारी उम्रें गुजर जाएंगी, लेकिन हम उस सारे डाटा को खत्म नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो वो डाटा जो है बढ़ता ही जाएगा। सो इस सारे इन सारों के लिए हमारे पास बेशुमार चैलेंजेस अवेलेबल हैं, जिसमें हमने इनको माइनिंग परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास है कैरी स्पेशल स्ट्रक्चर, कि जितने हमारे पास, अगर हम सिर्फ वेब रिलेटेड डाटा को देख लें, वेब के अंदर देख लें, तो उसमें हमारे पास बेशुमार इस डाटा के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, माइक ऑफ कर प्लीज। बच्चे रो रहे हैं, आपके आपके मोहल्ले वाले बच्चे रो रहे हैं, माइक्स ऑफ कर दें प्लीज। ठीक है जी। सो हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कैरी स्पेशल स्ट्रक्चर, कि आपके पास जिसमें डिफरेंट सीक्वेंस फॉर्म में पड़ी होती हैं चीज़ें, एंट्रीज फॉर्म में पड़ी होती हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में पड़ी होती है, नेटवर्क की फॉर्म में पड़ी होती हैं। जब इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं तो उसको डील करना हमारे लिए एक चैलेंजिंग होता है। तो इसके पास स्पेसिफिक सिमेंटिक्स होती हैं चीज़ों के, जैसे हम कहते हैं कि सच एज ऑर्डरिंग, किसी भी चीज़ का ऑर्डरिंग, आपके पास अब वेब पेज की अगर बात करें तो उसके अंदर इमेजेस भी पड़े होते हैं, ऑडियोज भी पड़े होते हैं, वीडियोज भी पड़े होते हैं। इस तरह की बेशुमार इंफॉर्मेशन आपके पास एक वेब पेज के ऊपर पड़ी होती है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि अगर हम वेब पेजेस, या दूसरे लफ्जों में अगर हम वेब माइनिंग कर रहे हों, तो वेब माइनिंग के अंदर अगर हम वेब पेजेस को देखें तो वेब पेजेस के अंदर आपके पास सिर्फ टेक्स्ट नहीं पड़ा होगा। वेब के पेजेस के अंदर उस टेक्स्ट को हमने लादा से डील करना है।
सर आपका माइक म्यूट हो गया। ठीक है जी, ये पता नहीं कौन शरारती बच्चा है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, स्लाइड नंबर 12 के ऊपर, जिसमें हमारे पास सिर्फ डेटा नहीं होता हमारे पास, बल्कि हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम नॉलेज को भी माइन करें। सो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ के नॉलेज होती है, जिसमें हम कहते हैं रिगार्डिंग टेम्पोरल डाटा। आपके पास टेम्पोरल डाटा तो जिस लोकेशन वाइज सॉरी टाइम सीरीज टाइम के लिहाज से जो डाटा उसको हम टेम्पोरल डाटा कहते हैं। तो उसमें जो उससे मुतल्लिका जो भी हमारे पास नॉलेज होते हैं वो हमने माइन करने होते हैं। तो रिगार्डिंग टेम्पोरल डाटा जो कि किसी भी टाइम सीक्वेंस के लिहाज से हैं, तो उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वी कैन माइन बैंकिंग डाटा टू स्केड्यूल बैंक टेलर्स अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ कस्टमर ट्रैफिक। तो हमारे पास एक हमने ये हमारे पास बैंक का डाटा आता है, जिसमें बेशुमार बैंक की जितनी भी डेली की उसमें कस्टमर्स की डीलिंग होती है, तो वो कितने कस्टमर आए हैं, कितने कस्टमर को डील किया गया है, और वो सेटिस्फाइड थे सर्विस से या कि वो जस्ट उनको अच्छे तरीके से डील नहीं किया गया। तो इस तरह के सारा डाटा बैंक के पास है। तो उस डाटा से उन्होंने माइनिंग की और पता उसे नॉलेज मिला उनको कि क्या ये जो बैंक है ये सर्विस अच्छी दे रहा है, अगर अच्छी दे रहा है तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं दे रहा तो फिर क्या वजह है। तो पता चला कि वहाँ पे वो जो ब्रांच थी वो लेट्स हम कहते हैं कि ओवरलोडेड थी, और वहाँ पे जो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो अकाउंट होल्डर भी ज़्यादा हैं, कस्टमर्स की डेली की ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा हैं जो डीलिंग की है। तो वहाँ पे क्या वो जो टेलर्स बैठे होते हैं वहाँ पे जो आप डील अस्सलाम कर रहे होते वालेकुम हैं। सर, बार बार बताने से अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन यह है कि 3 बार को रिमूव कर चुका है। यार मैं अब क्या कह सकता हूँ कि इसका हल क्या किया जाए। सर बाकी टीचर्स क्लास ले रहे हैं, उन्होंने पता नहीं क्या सिस्टम किया हुआ है कि जैसे ही कोई स्टूडेंट ज्वाइन होता है तो उसे अटेंडी बना देते हैं। तो आपने यहाँ सारे रिप्रेजेंटेटिव बनाए हुए हैं तो कोई अटेंडी नहीं है, तो पता नहीं कौन कर रहा है। ये हमजा मतलूब 16 सेशन का है। ठीक है, ये बंदा जो है ये इसने आज मुझसे ऐड करवाया, इस क्लास के अंदर ऐड हुआ है, मैंने इसको ऐड किया है। और ये भी बंदा जो है ना, अभी मुझे मैसेज आया था, शो हुआ था कि ये भी लॉबी के अंदर वेट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये भी कोई हमजा मतलूब है जो 16 का है, ये भी कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। हमजा बाज आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सर क्लास सुन रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मैंने तो अभी अनम्यूट किया अपने आप को। अभी आपकी तरफ से कोई लॉबी की तरफ से मैसेज आ रहा था, लेकिन वो जल्दी डिसअपीयर हो गया। सर अभी नहीं बात सर, कर मैं रहा तो था, थोड़ा काफी देर में टाइम से इसने जरा मेरी तो फिर रिमूव स्ट्रीम कर दिया। चलते हुए कोई तकरीबन सर 26 मिनट्स हो गए हैं 35 सेकंड्स। तो आपकी तरफ से लॉबी में वेट करने का मैसेज आया हुआ था आपके नाम से। पता नहीं सर, कोई और हमजा होगा, मैं तो आपकी क्लास ले रहा हूँ उस टाइम। नहीं, आपका पूरे ईमेल से ना पूरे ईमेल आता है, मैंने आपको वहां से देखा है, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी ना। शायद सर, लेकिन मैं किसी को नंबर रिमूव या 50 म्यूट 16 नहीं कर सेशन के रहा आपकी सर, जो ऐसे आईडी है ना, 16 सेशन है आपके मेरा। नेम सेशन और रोल नंबर के साथ है ना, तो आपके वो आया था। तो अगर है तो प्लीज अवॉइड करें इसको, ठीक है, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। सर मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है सर, आप डोंट वरी। ठीक, ये इस तरह बाज नहीं आएंगे, आप वो वैसे ही लाइव स्ट्रीम कर लें। सवाल तो इन्होंने वैसे भी नहीं करने होते। अच्छा, इसमें अटेंडी 29 है और प्रेजेंटर 6 है। ये प्रेजेंटर किस तरह बने हैं 6 लोग, तो बता सकते हैं? सर अटेंडीज तो जैसे ही ज्वाइन हो रहे हैं, आपने कोई प्राइवेसी नहीं लगाई हुई, तो जैसे ही ज्वाइन होते हैं सब रिप्रेजेंटेटिव बने होते हैं। ये अटेंडीज तो वही 29 है, प्रेजेंटर 5 क्यों प्रेजेंटर है ये इसमें अभी ऊपर? सर कोई बना रहा है, ये अभी कोई सर बना ये रहा है। आप प्राइवेसी चेंज करें कि सिर्फ आप ही प्रेजेंटर हैं, इस तरह जो ये ज्वाइन कर रहा है वो प्रेजेंटर हो रहा है। फैजान है, हमजा है, उमर है, ये सर ये बार बार हमें सर जब भी रिमूव 4 करते दफा हैं तो हमें जब हम रिमूव कर दोबारा रहे ज्वाइन हैं। होते हैं ना, तो एज अ प्रेजेंटर हम ज्वाइन होते हैं, जो मैं रिमूव कर रहा कोई बार बार।
तो फिर ये जो प्रेजेंटर है यही कर सकते हैं ना, दूसरे तो नहीं कर सकते। नहीं सर, हमें जब कोई रिमूव Yes, sir. करता है उसके बाद जब हम दोबारा ज्वाइन करते हैं हम तब प्रेजेंटर बनते हैं, पहले तब हम attendee खुद ही थे। ऑटोमेटिक प्रेजेंटर बन जाते सर हैं आप जो न्यू प्राइवेसी बंदा आता चेंज है। करें। ये किधर से चेंज हो गई है? सर जब ये आप क्लास सर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट तो अगर के सेटिंग नेम के होती है ऊपर टैब क्लिक करें तो वहाँ आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। सर, इससे कुछ नहीं होगा, वो लीव जब होंगे ये भी उसके बाद किसी ने दोबारा 4 बार प्रेजेंटर हो फिर जब जाएंगे। लीव होके आएंगे से क्लास के स्टार्ट में करनी पड़ती है सेटिंग कुछ। अच्छा, सर नेक्स्ट क्लास से आप इसको ये ऐसे करना कि आप सिर्फ अपने आप को प्रेजेंटर रखना, वरना ये बाकी बार बार प्रेजेंटर बन जाएंगे। ये सर इस टंडी तरह तो यार मैं बना क्लास रहा हूँ, बार लेकिन बार ये डिस्टर्ब टंडी जो है होती ना है कि ये जब हम बताते 1 हैं बाय कि 1 कोई करना रिमूव कर पड़ता रहा है। ये मैंने अभी टंडी बना दी है सारों को, ठीक है, सारे टंडी बन गए। आप मेरे पास 5 आ रहे थे, मैंने सारों को टंडी बना दी है, ठीक है। आप देखते हैं, होपफुली आप जो है ना वो सर अब जो दोबारा नया ऐड होगा वही सर रिमूव कर सकेगा। ये सर मैं तो अभी भी प्रेजेंटर शो हो रहा हूँ। क्या नाम है आपका? उमर जफर। मैंने आपको टंडी बनाया हुआ है। नहीं सर ठीक है सर, अभी एक ही उमर अटेंडी जफर है आप आप टंडी हैं। मेरे पास आप अटेंडी हैं, मेरे पास ठीक आप है सर। अटेंडी हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर समरा 62 ये वेटिंग इन लॉबी है। इसको मैंने यहाँ से सर निकाल इसकी दी, आईडी का इसको बहुत भी सर इशू किसी है ने रिमूव किया होगा। सर, ठीक उसको है। ऐड करें सर। वो मैंने उसको कैरियर में ऐड होना चाह रही हूँ लेकिन हो नहीं रही। सर उसका आईडी का बहुत इशू है। वेटिंग इन लॉबी, ठीक है, मेरे में आ गई है वो भी। सर काइंडली स्लाइड शो नहीं हो रही तो प्लीज चेक करें स्लाइड शो में। मैं स्लाइड नहीं शो कर रहा, स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। स्लाइड शो करवाऊंगा तो आपके डाटा का भी मसला होगा, बेशुमार स्टूडेंट्स के डाटा का मसला हो जाएगा और बात नहीं पहुंच सकेगी, ठीक है। सो इस पे हम स्लाइड नंबर 12 के ऊपर, लेक्चर नंबर 3 के स्लाइड नंबर 12 के ऊपर, होपफुली आप कोई भी प्रेजेंटर नहीं है मेरे अलावा, सारे अटेंडी है। मैं अभी इसको साथ से देखता रहता हूँ। तो हमारे पास टेम्पोरल डाटा से भी जो हमारे पास नॉलेज हम गेट कर रहे होते हैं। एक तो चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी कि जो बैंक वाले हैं वो उन्होंने इसका माइनिंग की नॉलेज एक्सट्रैक्ट किया और देखा कि उसमें वहाँ पे टेरर को बिठाना है ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। इस तरह का भी नॉलेज हम गेट करते हैं, वहाँ से माइन करते हैं। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज डाटा कैन बी माइन टू अनकवर ट्रेंड दैट कुड हेल्प यू योर प्लान इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। कि जितने भी ये स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है उसमें से उस ट्रेंड को देखना कि किस जो कंपनी की जो है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उसकी बेस के ऊपर वो ग्रो करेगी या डाउन जाएगी, उस बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है वो जो बंदा कोई भी वो बना सकता है कि इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, करना भी है कि नहीं करना। इस तरह वो कुड माइन कंप्यूटर नेटवर्क डाटा स्ट्रीम टू डिटेक्ट intrusion based on the anomalies of messages flow। हम डिफरेंट जो स्ट्रीम्स चल रही होती हैं उसमें हम अनोमलीज को डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि किस जो कौन सी स्ट्रीम्स में अनोमलीज है जिसकी वजह से हमारे जो इंट्रूजन मीन या कोई भी वहाँ पे इंट्रूडर या यो समझ ले दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी वायरस या वो इंट्रूडर उस बंदे कहते हैं जो कि जब भी ये जो म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं ना, ये इंट्रूडर है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि ये या प्रीवियस क्लास में एक कोई अननोन नाम का बंदा जो है ना वो दाखिल हो गया था, दैट वाज इंट्रूडर क्या काम था, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो इस तरह नेटवर्क स्ट्रीमिंग के अंदर भी इंट्रूडर्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम उसमें से नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह की जो मलेशियस एक्टिविटीज जो होती हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसी तरह हमारे पास टेम्पोरल डाटा के साथ साथ हमारे पास स्पेशल डाटा होते हैं जो लोकेशन वाइज होते हैं, उसमें से भी हम डाटा को माइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी मे लुक फॉर पैटर्न दैट डिस्क्राइब चेंज इन द
metropolitan poverty rate based on the city distances from major highways. तो ये इसकी जो मज़ीद डिटेल है या डिस्कशन है आप बुक में से देख लीजिएगा। बुक का पेज नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि किस नंबर पे है ये। यस, अदर काइंड ऑफ डेटा कैन बी माइंड, पेज नंबर 14 पे है। बुक के पेज नंबर 14 के अंदर आपके पास इस बाकी चीज़ की डिस्क्रिप्शन या डिटेल अवेलेबल है। जस्ट यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि किस तरह के डेटा माइन किया जा सकता है, किस तरह का नॉलेज माइन किया जा सकता है, और आपके लिए एक जस्ट आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है या आपके पास एक आपके नॉलेज बेस में इजाफा है कि ये किस तरह से हमारे अवेलेबल डाटा होता है, किस तरह का डाटा है, फिर उसमें से हम उसमें से क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट उसकी आपके पास एग्जांपल है। और यू थिंक ऑफ के एवरीवेयर इज डाटा, और सारे का सारा डाटा हमारे काम का है। बस हमें आना चाहिए कि उस डाटा को हमने कैसे अपने काम में लाना है। जिस तरह ये लोग ला भी रहे हैं, जिस तरह आप अभी बैंक वाले की एग्जांपल दी है, आप उन्होंने अपने टेलर को बिठाना है वहाँ पे, या किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो डाटा माइनिंग करेगा। इसी तरह हमने पैटर्न देखना है कि कोई भी किसी भी सिटी की जो हाईवे से कितने दूर है, वो उनमें क्या जो पैटर्न है कि वो कितने डेफिनेटली जो बंदे या जो लोग सिटी से या हाईवे से ज़्यादा दूर हैं, वो उनमें उतनी जो है ना वो ज़्यादा उनमें जो पॉवर्टी लेवल जो है वो बढ़ती जाती है। जितना वो शहर के करीब आते हैं उनकी पॉवर्टी लेवल उतना वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि ये देखने में आया कि वो लोग, उसका ट्रेंड से पता चला कि वो लोग जब करीब शहर में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहर में उनके पास अपॉर्चुनिटीज वो ज़्यादा मिलते जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पॉवर्टी लेवल जो है वो डाउन आना शुरू हो जाता है। Then the relationship among the set of special object can be examined in order to discover which subset of the object are specially autocorrelated and associated. इसी तरह हम by mining text data we can identify the evolution of hot topic in the field. के for example आप इंटरनेट के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ आपके टॉपिक्स पड़े हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब डाटा जो भी हमारे पास टेक्स्ट डाटा है या हम कोई भी टेक्स्ट डाटा है नेट से हम निकालते हैं, या अब एक सिंपल क्यूरी लगाते हैं कि हॉट एरियाज फॉर जॉब इन कंप्यूटर साइंस, तो आपके पास बेशुमार आपके पास लिंक्स आ जाएंगे हॉट एरियाज पे, फिर कंप्यूटर साइंस के, फिर आपके पास इससे रेलेवेंट बेशुमार जो आपके पास डाटा आ जाएगा, बेशुमार पेजेस आ जाएंगे। अब क्या करें, उसके ऊपर माइनिंग लगाएं, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो हॉट जॉब है, या क्योंकि उससे जितने भी आपके पास लिंक्स आएंगे, माइनिंग क्या करेगा, उनके पैटर्न बना देगा। पैटर्न के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न जब बने होंगे तो हर एक पैटर्न को ओपन अप करेंगे तो पता चलेगा ये किस से रिलेटेड है। तो उस तरह से आपके पास तमाम जो उस नॉलेज से आप जो भी नॉलेज उस डाटा से, टेक्स्ट डाटा से आपने एक्सट्रैक्ट किया, उस नॉलेज से आप उस टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं, या उस फील्ड के ऊपर जा सकते हैं, या उस जॉब के ऊपर जा सकते हैं जो कि आप को माइनिंग के बाद उस नॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया। हम देख रहे हैं कि नॉलेज, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज कैन बी माइंड। तो उस टेक्स्ट डाटा से आपके पास नॉलेज आ गया, फिर नॉलेज से आप डिसाइड कर लें कि कौन सी फील्ड, कौन सा एरिया आपने चूज करना है। बाय माइनिंग यूजर कमेंट्स on product we can access customer sentiments and understanding how well a product is embarrassed by market। कि जितने भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, तो यूजुअली उस प्रोडक्ट के नीचे उसके कमेंट्स भी होते हैं कि लोगों के, आपने अक्सर आपने किया भी होगा कि मोबाइल कोई खरीदते हैं या कोई भी एक प्रोडक्ट ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके नीचे कस्टमर्स के कमेंट्स भी लिखे होते हैं। तो वो कस्टमर के कमेंट, अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो यूजुअली, या कोई इवन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है
तो उसके नीचे उसके कमेंट्स लिखे होते हैं, कस्टमर के कमेंट्स लिखे होते हैं या जिन्होंने उसको यूज किया है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि वो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो लिख देता है, किसी को सेटिस्फाइड है वो लिख देता है। तो हम क्या करते हैं, हम उन कमेंट्स को देख के ये डिसाइड करना हमारे लिए आसान हो जाता है कि ये वाकई दूसरों ने जो इस प्रोडक्ट को यूज किया, इस सॉफ्टवेयर को यूज किया है, वो उनके रिव्यूज क्या हैं। तो उस बेस के ऊपर अब हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग क्या करेंगे हम, लेट्स से उस हम तो एक पेज की बात करें, एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली माइनिंग जब उन कमेंट्स की को माइन करते हैं हम, तो माइन करने के बाद हमारे पास इस तरह की चीज़ आ जाती है कि जिससे हमें हमें एक उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कि कोई भी बंदा उस चीज़ को बाय करे या नहीं करेगा, तो हर चीज़ के बारे में हमारे पास वो कमेंट्स आते हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हमने 3, 4, 5, 7 चीज़ें डिस्कस की हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल एरियाज़ हैं। आप टेक्स्ट माइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आप ये कमेंट की अगर बात करें, इसको हम कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात, ये होगी आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन अबाउट द प्रोडक्ट। तो इस पे बात आप कर सकते हैं। मीन ये जितने भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके अलावा भी और बेशुमार चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्कस नहीं की या मेंशन नहीं की गई, या इवन आप सोच सकते हैं ये सारे के सारे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए डाटा भी अवेलेबल है, और उस डाटा के ऊपर आप माइनिंग परफॉर्म करके इवन इनके ऊपर आप FIP कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई इन चीज़ों पे इंटरेस्टेड है तो लेट मी नो, उस पे फिर वर्क स्टार्ट करवा देता हूँ, ताकि बेसिकली वो डाटा है, डाटा की लेंगे, डाटा की प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद डाटा माइनिंग करेंगे। अगर पर्सनली रिकमेंड यू कि अगर आप वाकई डाटा माइनिंग करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो यू शुड डू अ सिंपल प्रोजेक्ट, ताकि आपको पता चले कि डाटा माइनिंग कैसे होती है। और जैसा कि पहली स्लाइड में मैंने बताया था, बल्कि मैंने कोट किया हुआ था वहाँ पे, कि 2025 के अंदर जो हॉट जॉब्स होंगी वो डाटा माइनिंग की ही होंगी। और अभी तक सो फार डिस्कशन जो मैं कर रहा हूँ वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, आपको यही चीज़ रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाटा माइनिंग के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मैं कह सकता हूँ कि वो सबसे हाई है। इसलिए कि सबसे इस वक्त जो कीमती चीज़ है वो डाटा है। ठीक है, हर तरह का डाटा पड़ा हुआ है, हर जगह पे डाटा पड़ा हुआ है, हर चीज़ का डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारे किस काम का है, हमारे काम का डाटा कौन सा है। तो हमें वो अपने काम का डाटा निकालना है, और डाटा निकालने के लिए दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है कि देखें वो क्या डाटा है, उसमें क्या पैटर्न्स हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उनका ट्रेंड क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। इवन मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग या हम सारे लोग जो भी व्हाट्सएप पे मैसेजिंग शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, हम फॉरवर्ड कर रहे होते हैं मैसेजेस, या इवन फेसबुक के ऊपर हम लाइक्स कर रहे होते हैं किसी चीज़ के, लाइक्स को सिर्फ लाइक्स की बात करें, या हम फेसबुक के ऊपर जो भी शेयरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सोचें कि हम जस्ट ये क्लिक लाइक कर रहे हैं उस किसी चीज़ को, या हम फॉरवर्ड कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। ये हमारे लिए तो जस्ट एक क्लिक या एक मतलब कि फॉरवर्डिंग है, लेकिन ये किसी और बंदे के लिए, ठीक है, जिसने इस चीज़ पे डिसीजन करना है कि वेयर दिस नेशन इज गोइंग। ठीक है, ये पाकिस्तानी कुदर जाने पे ना, तो वो चीज़, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए वो हमारे क्लिक्स और जो हमारी फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, जिस टाइप ऑफ मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इस सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर हमारे क्लिक्स, लाइक्स और जो हमारी फॉरवर्डिंग है, इसी बेस के ऊपर ये एनालिसिस किया जा सकता है, किया जा चुका होगा बल्कि, कि पाकिस्तानी कौम किस डायरेक्शन में जा रही है।
मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? स्टूडेंट्स आ रही है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर, अच्छे से समझ रहे हैं। ये सिर्फ इसको ये ना समझे बल्कि इसको अच्छे तरीके से समझ लें। मैं अगर ये क्लास की क्लासरूम में ले रहा होता तो फिर मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करता। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो ऑनलाइन हो रही है, रिकॉर्डिंग भी होती है, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकता आपको। लेकिन जस्ट आप ये समझ लें कि आप जितने भी क्लिक्स कर रहे होते हैं, जितने भी आप फॉरवर्डिंग कर रहे होते हैं, तो अब ये जो डाटा ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये आपकी क्लिक्स, ये फॉरवर्डिंग, ये सारी जो स्ट्रीमिंग, ये सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, हमें एटम बम से मारने की ज़रूरत नहीं है। हम के ऊपर कोई लड़ाई मसलत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसी चीज़ों से हमारा एनालिसिस किया जा रहा है और हमें किस तरफ डाइवर्ट करना है, हमारे नेशन को किस तरफ लेके जाना है, इसी डाटा की एनालिसिस की बेस के ऊपर प्रेडिक्शन की जाती है और जन आगे जो हमारे लिए उसी तरह का सिलेबस से तैयार किया जाता है। हमें उसी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जा रही हैं इसी तरह से। अगर कोई देखते हैं वो कहाँ पर फ्लॉ है, कहाँ पर कमी थी, तो वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके, स्टडी करके हमें वो चीज़ें उसी तरह की जिस तरफ वो मोल्ड करना चाह रहे हैं ना, उस तरह हमें वो कर रहे हैं। ठीक है, जिसे समझते हैं ना, लोहा उसको गर्म करते हैं। अब वो जो लोहार है उसको पता है कि मैंने इससे क्या चीज़ बनानी है। तो हम जो है ना वो गर्म लोहे के हम लोहे हैं और वो गर्म हैं और जो लोहार है वो कोई और है और वो जो लोहार है वो हमें पूरी कौम को जिस तरह से चाह रहे हैं वो अपने हिसाब से वो उस सांचे में डाल रहे हैं। ठीक है, और हमें ज़रूरत है कि असां जागिए। ये सब बिल्कुल ठीक कहा है आपने। मैं ये इसलिए रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि आप में से अगर कुछ चंद स्टूडेंट्स इस काम के करने के लिए एग्री हो जाएँ और काम तो करना ही है, तो काम करने के लिए एग्री हो जाएँ और फिर आपको पता चलेगा कि वाक़ई क्या हो रहा था हमारे पास या क्या हो रहा है। ये डाटा माइनिंग ही डाटा ही है जो हर जगह पे पड़ा हुआ है, हर चीज़ का डाटा है और इसी डाटा को जो मैं कह रहा हूँ जिस वक़्त डॉलर की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी इस वक़्त डाटा की वैल्यू है। अब आपके डॉलर से डाटा की जो वर्थ है वो ज़्यादा है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझें और अपने आप को तैयार करें कुछ करने के लिए। ठीक है? ओके जी, आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 13 के ऊपर। जिसमें फ्रॉम मल्टीमीडिया डाटा ये भी आपके पास डाटा है जिसमें से हम कुछ ना कुछ निकाल रहे होते हैं जिसमें हम वी कैन माइन इमेजेस टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड क्लासिफाई देम फॉर असाइनिंग सिमेंटिक लेबल और टैग्स। इस तरह बाय माइनिंग वीडियो डाटा ऑफ अ हॉकी गेम वी कैन डिटेक्ट वीडियो सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू गोल। जितने भी हमारे पास वीडियो डाटा है उसमें से जितने भी ऐसे सीक्वेंसेस जिनकी वजह से गोल हुए हैं वो सारे के सारे हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये नुमान इकबाल रिप्रेजेंटर बन गया चुका है। ख्वाजा यामीन क्यों प्रेजेंटर बना है? अमीर हमजा क्यों ये भी बन गया प्रेजेंटर? उसामा सर जो न्यूली ज्वाइन होता है तो वो एज अ प्रेजेंटर ही आता है। ये तो साथ है जो है ना प्रेजेंटर खुद ही नो सर मैं नहीं सर, मैं दोबारा ज्वाइन हुआ, मैं तो अटेंडी था। ये खुद प्रेजेंटर साहब बनते हैं किसी तरह। ये आप खुद से बाहर निकल जाते हैं और खुद ही अटेंडी बन जाते हैं प्रेजेंटर बनने के लिए दोबारा सर वापस आऊं? नहीं सर, मेरा बनके कनेक्शन क्या डाउन करना हुआ था, वापस आया, मैं अटेंडी था। अभी ज्वाइन ही भी किया तो उस वजह से प्रेजेंटर बन गए। अच्छा, ज्वाइन लेट किया है, गुड, ठीक है। सो इसी तरह हम देख रहे हैं कि वेब माइनिंग के अंदर कैन हेल्प अस लर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब इन जनरल, कैरेक्टराइज एंड क्लासिफाई वेब पेजेस and uncover web dynamics and association and other relationship among different web pages. User
कम्युनिटीज एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। अब अगर हम वेब माइनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारे पास उसमें बेशुमार तरह के पेजेस पड़े होते हैं, उनको हमने वेब पेजेस को क्लासिफाई करना है। मीन के वो ऐसे पेजेस जो कि यूँ समझ के एकेडमिक पेजेस हैं, दूसरे पेजेस जो फैशन पेजेस हैं, तीसरे पेजेस जो न्यूज़ पेजेस हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, वेब पेजेस को ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उन पेजेस के ऊपर है उसकी बेस के ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं। जितने भी लेट से न्यूज़ के पेजेस हैं, जैसे हमारे पास न्यूज़ के चैनल हैं, वो तो हम देख सकते हैं, हम चंद चैनल है या जितने भी कितने होंगे दुनिया के अंदर, हजारों की तादाद में होंगे, लेकिन इतने फिर भी इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन वेब पेजेस की बात करें जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन उनके अंदर पड़ी हुई है, तो उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर उनके दरमियान जो एसोसिएशन रिलेशन है उसको हम बता सकते हैं। देन डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं और डिफरेंट जो वेब बेस्ड एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, सारे की बेस पे हम उस पर माइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 14 के ऊपर आ जाएं। स्लाइड नंबर 14 है फंक्शनैलिटी टू अचीव पैटर्न। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा था व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी माइंड, फिर व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज कैन बी माइंड। अब देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी माइंड। अब हमारे पास होंगे पैटर्न, वो पैटर्न जिन को हमने माइंड करना, और किस तरह के पैटर्न होंगे हमारे पास। बेसिकली जो डाटा माइनिंग की जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, वो इन पैटर्न को अचीव करने के लिए वो 5 जो फंक्शनैलिटीज हैं। पहले को हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनको हम आगे डिटेल में देखते हैं, इन सारी फंक्शनैलिटीज को डिटेल में देखते हैं। देन माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न एसोसिएशन एंड कोरिलेशन। अब उसमें से करेक्टराइज करके उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह बता के और वो कैसे सेम है या कैसे डिफरेंट है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन से पैटर्न है जो फ्रीक्वेंट अकर हो रहे हैं, और के दरमियान क्या एसोसिएशन और क्या रिलेशनशिप है। देन उसमें क्लासिफाई करते हैं या रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद हम उस पर या उसके बाद कुछ डाटा ऐसा होता है जिसमें क्लस्टरिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। एंड देन हम आउटलायर्स देखते हैं कि वो आउटलायर क्या होते हैं, उनका वो कैसे होते हैं और क्या उनकी सिग्निफिकेंस है। और ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के हमारे पास बेसिकली इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक कहते हैं डिस्क्रिप्टिव और दूसरी को कहते हैं प्रिडिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं, कैरेक्टराइज प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा इनटू टारगेट डाटा सेट। के डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब करना है, जिसको हम कहते हैं ना किसी चीज को डिस्क्राइब करें, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन बताएं। ठीक है, उसमें आपने कोई चीज दी है या कोई प्रोसेस किया, तो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करें या बनाया है कोई प्रोसेस। तो डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि आपके उसकी तमाम डिटेल। अब डिटेल किसकी, उस सारे के सारे डाटा की, जिस डाटा को यूज करते हुए आपने कोई चीज अचीव की है। तो जो चीज अचीव की है या बनाई है वो आपकी टारगेट क्लास होती है, और बाकी जिन को यूज किया गया है वो आपके उनकी डिस्क्रिप्शन होती है जिसको यूज करते हुए आपने उस टारगेट क्लास को अचीव किया है। तो इससे डिस्क्रिप्शन से क्या होता है जी, फाइंड ह्यूमन इंटरप्रेटेबल पैटर्न दैट डिस्क्राइब द डाटा। अब ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टास्क या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है, ये ह्यूमन के लिए इंटरप्रेटेबल होता है, अंडरस्टैंड करता है कि ये क्या चीज़ है और किस जो डाटा था वो सारे के सारे इसको डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह प्रिडिक्टिव पैटर्न क्या होता है, प्रिडिक्टिव क्या ये परफॉर्म करता है इंडक्शन ऑन द करंट डाटा इन ऑर्डर टू मेक अ प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्टिव क्या होता है कि ये बेसिकली आपके जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल होता है उस डाटा की बेस के ऊपर प्रिडिक्शन परफॉर्म करता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। तो डिस्क्रिप्टिव वो सारे का सारा डाटा जिसकी बेस के ऊपर वो टारगेट क्लास अचीव की जाती है या वो चीज़ बनाई जाती है, और प्रिडिक्शन वो सारे का सारा डाटा जिसकी बेस के ऊपर किसी चीज़ को हम प्रिडिक्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास अगर मैं इसको सादे लफ्जों में कहूँ तो ये हमारे पास एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन। शुरू में मैंने ये वर्ड यूज़ किए थे कि डाटा का एनालिसिस करना कि वो क्या है, वो किससे बिलोंग करता है, उसको हम कहते हैं ये डिस्क्रिप्टिव है।
और दूसरी चीज़ होती है इसके साथ प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन हम किसी डाटा की बेस के ऊपर हम वो उसके टारगेट क्लास को देखते हैं या वो देखते हैं कि अब नेक्स्ट ये किसके साथ बिलोंग करेगा। प्रेडिक्शन करना इसको हम कहते हैं ये प्रेडिक्टिव पैटर्न्स है। तो पैटर्न्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव या प्रेडिक्टिव, और दूसरे लफ्जों में इसको हम कहते हैं कि ये एनालिसिस है और उसका प्रेडिक्शन है। जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, स्लाइड नंबर 15 के अंदर इसमें कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन पहला फंक्शन है जो कि हम पैटर्न को अचीव करने के लिए करते हैं। मीन कि डाटा माइनिंग का पहला फंक्शन है। स्लाइड नंबर 14 के अंदर फंक्शनैलिटी टू अचीव पैटर्न में कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको ये जो जितने भी फंक्शंस हैं इनको हम फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं अगली स्लाइड्स के अंदर। तो स्लाइड नंबर 15 के अंदर पहला फंक्शन है कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्लास और कंसेप्ट आर कॉल्ड क्लास या कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन, कि हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास और अ कॉन्सेप्ट, उसको हम कहते हैं क्लास कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन। हम कहते हैं क्लास ऑफ आइटम फॉर सेल इंक्लूड कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, कि जो क्लास है हमारे पास क्लास ऑफ आइटम्स फॉर सेल, जो सेल के लिए जो हमारे पास आइटम्स है उनकी क्लास जो है वो या कंप्यूटर्स हैं या प्रिंटर्स हैं। और जो एंड कंसेप्ट ऑफ कस्टमर इंक्लूड बिग स्पेंडर एंड बजट स्पेंडर। तो जो कंसेप्ट है कस्टमर का, दो चीजें हैं, क्लास और कंसेप्ट। ठीक है, क्लास और कंसेप्ट। क्लास क्या होगी कि वो किस क्लास के साथ बिलोंग कर रहा है, वो कंप्यूटर क्लास है या प्रिंटर क्लास है। और कंसेप्ट क्या होगा कि कंसेप्ट ऑफ अ कस्टमर इंक्लूड, कस्टमर से मुतल्लिक़ जो कंसेप्ट होंगे वो क्या होंगे, या तो बिग स्पेंडर कस्टमर है या बजट स्पेंडर कस्टमर है। सो डिस्क्रिप्शन कैन बी डिराइव्ड, जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम डिराइव कर सकते हैं दो चीज़ों से। एक को हम कहते हैं डाटा कैरेक्टराइजेशन, दूसरे को कहते हैं डाटा डिस्क्रिमिनेशन। हमने दो मेथड्स देखे थे कि कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन दो मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डाटा माइनिंग के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो डाटा जब हम डिस्क्रिप्शन बताते हैं उसको हम डाटा कैरेक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए करेंगे, तो हम करेंगे समराइजेशन ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ टारगेट क्लास ऑफ डाटा। कि हम क्या करेंगे, समराइज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ टारगेट क्लास ऑफ डाटा। डाटा कैरेक्टराइज करना, कैरेक्टराइजेशन उसकी बताना है कि वो उसकी खुसूसियात को बताना है। तो खुसूसियात को जब हम बताएंगे तो हम समराइज करेंगे उसकी जनरल खुसूसियात को जो कि किसी भी टारगेट क्लास से मुतल्लिक़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पर टारगेट क्लास का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर हम उसकी कोई क्लास होती है। क्लास से मुराद हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, हम कहते हैं कि अगर कलर जो है वो ऑरेंज है और वो राउंड शेप का है, तो ये क्या चीज़ है, तो उसको हम कहते हैं, लेट्स से हम कहते हैं माल्टा है। ठीक है, अगर उसकी शेप थोड़ी सी ओवल है, कलर येलो है, तो हम कहते हैं जी कि ये मैंगो है। तो इस डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, किसी चीज़ के एट्रीब्यूट्स उसकी बेस के ऊपर हम उसको कोई क्लास लेबल असाइन कर देते हैं, तो वो जो क्लास लेबल होती है वो टारगेट क्लास होती है। ठीक है, इस चीज़ को हम डिटेल में, पूरा चैप्टर हमारे पास क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग का, इस चीज़ को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट आप यूँ समझ लें कि कोई भी चीज़ है वो उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर क्लास होती है जिसके साथ वो बिलोंग करता है। लाइक जो बॉयज़ हैं, अगर हम देखेंगे कि उस कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ बॉय, और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेस पे हम कहेंगे कि ये गर्ल है। अब बॉय या गर्ल जो है ये क्लास है, अब उस क्लास को डिस्क्राइब क्या चीज़ें कर रही हैं, उनके एट्रीब्यूट्स। तो ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली इसी चीज़ की एग्जांपल है
कि बॉय या गर्ल एक एट्रीब्यूट है दोनों ह्यूमन, लेकिन वो एक बॉय क्लास के साथ बिलोंग कर रहा है, दूसरा गर्ल क्लास के साथ बिलोंग कर रही है। तो अब ये बॉय और गर्ल ये क्या है, टारगेट क्लास। अब इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम उसको कहेंगे कि ये कोई बॉय है या गर्ल है। ठीक है जी। इसी तरह फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर हु स्पेंड मोर देन 5 लाख इन अ ईयर, सच कस्टमर आर 40 to 50 years old, employed and have excellent credit rating। अब ये हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि हमने कहा कि बिग स्पेंडर है। अब बिग स्पेंडर है ऐसा कस्टमर जो 5 लाख से ज़्यादा पर ईयर स्पेंड करता है, तो उसको हमने कहा कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि वो क्या है कि उसकी एज इतनी होगी, उसकी वो एम्प्लॉयड होगा और उसके जो क्रेडिट रेटिंग है वो एक्सीलेंट होगी। इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स विद सेल्स दैट इंक्रीज बाय 10% इन द प्रीवियस ईयर। तो ये भी एक इस तरह की एग्जांपल है। इस तरह में अब इसको जो कैरेक्टराइजेशन को हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं, इनको हम पाई चार्ट, बार चार्ट, मल्टी डायमेंशनल डाटा क्यूब्स एंड मल्टी डायमेंशनल टेबल्स की फॉर्म में हम इसको शो करते हैं। इसी डाटा डिस्क्रिमिनेशन ये बेसिकली करता है कंपैरिजन ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट क्लास विद द कंट्रास्टिंग क्लास। ओके, कंपैरिजन ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट क्लास विद द कंट्रास्टिंग क्लास, कि हम एक टारगेट क्लास ले लेते हैं और उसके अगेंस्ट एक कंट्रास्टिंग क्लास जो उससे डिफरेंट क्लास होती है, कंट्रास्टिंग क्लास होती है, उनके दरमियान उनके लिए जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जांपल द टारगेट ऑफ कंट्रास्टिंग क्लास कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजर एंड द corresponding डाटा ऑब्जेक्ट कैन बी रिट्रीव्ड थ्रू डेटाबेस क्वेरी। टारगेट और कंट्रास्टिंग क्लास जो हम कैसे लेते हैं वो यूजर बताता है, ये इसकी टारगेट क्लास है, ये इसकी कंट्रास्टिंग क्लास है जिसके साथ कंपैरिजन करना है। तो जो करस्पॉन्डिंग डाटा ऑब्जेक्ट कैन बी रिट्रीव्ड थ्रू डेटाबेस क्यू, डेटाबेस से उनके जो करस्पॉन्डिंग हर एक टारगेट क्लास होगी या उसकी कंट्रास्टिंग क्लास होगी, उसके एट्रीब्यूट्स को हम थ्रू डाटा जो क्यूरीज लेंगे डेटाबेस के अंदर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टमर्स हु शॉप रेगुलरली वर्सेस रेयरली। हम दो तरह के कस्टमर हैं, एक कस्टमर है जो रेगुलर कस्टमर है, ये क्लास है, और इसकी जो कंट्रास्टिंग क्लास है ऐसा कस्टमर है जो शॉपिंग करता है रेयरली। तो दो कंट्रास्टिंग क्लासेस हैं, इनके दरमियान हमने डिस्क्रिप्शन इनके दरमियान हमने कंपैरिजन करना है, डिस्क्रिमिनेशन करनी है, दोनों के दरमियान हमने कंपैरिजन करना है। तो हमें पता चला कि 80% ऑफ कस्टमर are between 20 to 40 years old and have university education। तो वो ऐसे कस्टमर है जो रेगुलर शॉपिंग कर रहे हैं। तो दूसरे को है 60% ऑफ कस्टमर आर आइदर सीनियर और यूथ एंड हैव नो यूनिवर्सिटी डिग्री। तो ये वो दूसरी कंट्रास्टिंग क्लास है और इसके दूसरे के एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं, वो ऑक्यूपेशन उनका क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है। ये हम कह सकते हैं कि अगर हमें उसके अदर एट्रीब्यूट्स जैसे ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल हैं, ये हमारे क्या करेंगे कि दरमियान के दोनों के दरमियान जो डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करेंगे कि ऑक्यूपेशन में कैसा है। डेफिनेटली अगर ऑक्यूपेशन उसका एम्प्लॉयड है या ऑक्यूपेशन की जो नेचर है जिस नेचर के हिसाब से है उस हिसाब से वो शॉपिंग भी करेगा और स्पेंडिंग भी करेगा, और इनकम लेवल है उसकी बेस के ऊपर इनकम लेवल हाई है तो डेफिनेटली शॉपिंग रेयरली फ्रीक्वेंटली करेगा, और इनकम लेवल लो है तो वो आजकल जो पाकिस्तान के हालात है इसमें तो लो लेवल वाला तो शॉपिंग का सोचे भी ना। सो
compare the general feature of software product with sale that increased by 10% last year against those with sale that decreased by by at least 30% during the same period. It's a discrimination description expressed in the form of rules as referred to as a discriminant rule. जो characterization थी उसको हम डिफरेंट ग्राफ बार चार्ट्स वगैरह की मदद से हम उसको रिप्रेजेंट करते थे, जबकि डिस्क्रिमिनेशन है उनको हम जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको डिस्क्रिमिनेंट रूल्स से जो है ना उनको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जो सेकंड चीज है नेक्स्ट स्लाइड नंबर 17 के अंदर फ्रीक्वेंट पैटर्न एसोसिएशन एंड कोरिलेशन। फ्रीक्वेंट पैटर्न ऐसे पैटर्न होते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर हो रहते हैं। जो फ्रीक्वेंट पैटर्न हमारे पास तीन तरह के होते हैं, इसको हम कहते हैं आइटम सेट, दूसरे को हम कहते हैं सब सीक्वेंस और तीसरे कहते हैं सब स्ट्रक्चर। आइटम सेट ऐसे आइटम सेट होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ आइटम जिनको हम इकट्ठे खरीदते हैं, लाइक हम कहते हैं कि मिल्क और ब्रेड इकट्ठे खरीदे जा रहे हैं, बियर और डायपर इकट्ठे खरीदे जा रहे हैं। इस तरह सब सीक्वेंस क्या होंगे कि कस्टमर जो भी चीज़ परचेज करता है उस चीज़ के बाद नेक्स्ट कौन सी चीज़ खरीदता है, उसके बाद वो नेक्स्ट कौन सी चीज़ खरीदता है। लाइक कंप्यूटर, अगर कस्टमर कंप्यूटर खरीदता है, लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदता है तो उसके बाद वो डिजिटल कैमरा खरीदेगा और देन उसके बाद मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। ये एक सब सीक्वेंस जो है ना वो पैटर्न होगा। इस तरह सब स्ट्रक्चर्स जो कंबाइन विद आइटम सेट और सब सीक्वेंस, इनको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास पैटर्न बनेगा वो हमारे पास सब स्ट्रक्चर पैटर्न बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, स्लाइड नंबर 18 के अंदर, माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न लीड टू डिस्कवरी ऑफ इंटरेस्टिंग एसोसिएशन एंड कोरिलेशन। अब फ्रीक्वेंट पैटर्न जो है जब हम इनको डिस्कवर करते हैं, निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो वो हमारे लिए उनके दरमियान एसोसिएशन एंड कोरिलेशन जो है ना वो हमारे पास हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, बाइज एक्स कंप्यूटर इम्प्लाइज बाइज एक्स सॉफ्टवेयर, और आगे लिखा हुआ है कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर स्पोर्ट इज इक्वल टू 1% एंड कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू 50%। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कॉन्फिडेंस हमारे पास, इसको हम कहते हैं सर्टेनिटी, जिसमें क्या होता है कि 50% कॉन्फिडेंस इक्वल टू 50%। इसका मतलब है कि इफ ए कस्टमर बाय अ कंप्यूटर देयर इज अ 50% चांस दैट शी विल बाय सॉफ्टवेयर एज वेल। ये जो आपके पास लिखी हुई है ऊपर स्टेटमेंट, इसको हम कहते हैं रूल, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये एक रूल बन गया है। रूल क्या है? बाइज एक्स कंप्यूटर टेंड्स टू बाय एक्स सॉफ्टवेयर, कि अगर कोई पर्सन एक्स है वो कंप्यूटर खरीदता है तो वो पर्सन जो है एक्स जो है वो सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है या कॉन्फिडेंस है कि जो जब भी कोई बंदा एक्स पर्सन कंप्यूटर खरीदेगा तो सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा। तो पता चला कि जो जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई हैं उस शॉप से, उसमें 50% ट्रांजैक्शन ऐसी थी कि जिसमें जब भी किसी बंदे ने कंप्यूटर खरीदा तो उसके साथ सॉफ्टवेयर भी परचेज किया है। और उससे दूसरी चीज़ है, इसके साथ स्पोर्ट इज इक्वल टू 1%। तो 1% स्पोर्ट का मतलब ये है कि ओवरऑल जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उस शॉप की, उनमें से 1% ट्रांजैक्शन ऐसी थी जिसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो है वो इकट्ठे खरीदे गए। मतलब कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इकट्ठे खरीदे गए, ये उन पूरी ट्रांजैक्शन का 1% थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10,000 ट्रांजैक्शन थी, तो 10,000 ट्रांजैक्शन में से 100 ट्रांजैक्शन ऐसी थी जिनमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इकट्ठे खरीदे गए। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 19 पे आ जाए। अच्छा, इस रूल के अंदर बाइज एक्स कंप्यूटर बाइज एक्स सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जो आपके इसके प्रेडिकेट है लेफ्ट साइड के ऊपर, जिसको हम इस रूल के अंदर जो इसमें सिंगल एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं बाय। अब बाय जो है ये एक एट्रीब्यूट है, इसको हम कहते हैं कि ये इसमें एक ही एट्रीब्यूट यूज हुआ है बाय वाला, तो इसको हम कहते हैं कि सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल है। ये सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल है। जबकि इसके नीचे देखें एक और रूल गिवन है जिसमें कहते हैं एज
x, 20 to 29 and income x, 40 to 49 tends to buy x laptop. आगे सपोर्ट 2% और कॉन्फिडेंस 60%. सपोर्ट और कॉन्फिडेंस तो वही है जो पीछे रूल में मैंने एक्सप्लेन किया. यहाँ पर जो इस स्लाइड के अंदर जो आपको बताना मकसूद है वो है सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल एंड मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल. बाय एक्स कंप्यूटर टेंड्स टू बाय एक्स सॉफ्टवेयर. यहाँ पर बाय एक एट्रीब्यूट है तो इसलिए इसको कहते हैं सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल. दूसरे नीचे वाले रूल में एज और इनकम दो यूज हुए हैं, बल्कि बाइज तीन एट्रीब्यूट यूज हुए हैं, एज, इनकम और बाइज. तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल है. ठीक है. और कोई भी एसोसिएशन रूल आर डिस्कार्डेड as underlying if they do not satisfy both the minimum support threshold and minimum confidence. ये जो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें सपोर्ट 2% और कॉन्फिडेंस 60% नहीं होगा तो वो उस रूल को हम डिस्कार्ड कर देते हैं. ये आगे एक एग्जांपल है जिसके अंदर स्लाइड नंबर 20 के अंदर इसको हम रहने देते हैं. ये हम जब फ्रीक्वेंट माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर हम उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. तो इस जितना भी अभी तक हमने पढ़ा इसका रेफरेंस पेज जो है वो स्लाइड नंबर 21 पे गिवन है. आप इससे फर्दर जो है ना वो आप पढ़ सकते हैं. अभी आपका टाइम ओवर हो गया. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं. कोई चीज समझ आ गई हो वो पूछ सकता है स्टूडेंट कोई भी. थर्टी 38 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं क्लास में आज. जिस स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं.